हाय, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करते हैं हेल्थ रिलेटेड सोशल प्रॉब्लम्स के बारे में। ठीक है, तो जैसे हमारा टॉपिक चल रहा है एल्डर केयर में, लाइक उनको बहुत सी जब एज आती है नियर अबाउट हमारी 60 से अबव हो जाती है, तो बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स है जो हमें फेस करनी पड़ती है। तो हम वहां से आगे प्रोसीड करते हैं, हेल्थ रिलेटेड सोशल प्रॉब्लम्स क्या आ जाती हैं। जैसे कि हमारी बॉडी है उसमें बहुत सी डिजीजेस आ जाती हैं। ठीक है, तो हमारी बॉडी का जो सिस्टम्स है, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, बहुत सी हमारी जो बॉडी है उसको प्रॉब्लम्स हो सकती है, नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम हो सकती है, हार्ट की सर्कुलेशन में प्रॉब्लम हो सकती है। तो इससे एक्सेप्ट जो सोशल प्रॉब्लम्स है, ओल्ड एज में आकर हमें उनका भी सामना करना पड़ता है। तो ट्रांसपोर्टेशन इसमें जो मेन है, इनएडिक्वेट ट्रांसपोर्टेशन। जैसे कि अभी आप सबको पता है कि एडवांस हो रहा है सब कुछ। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे एक इशू बन जाता है, क्योंकि हमारी जो एज है वो बहुत ज्यादा हो जाती है, जिसके कारण हमें चलने में, मतलब पैदल कहीं पे भी जाना है तो हमें वहां पे प्रॉब्लम आती है। तो जब हमारे पास इनएडिक्वेट ट्रांसपोर्टेशन है, मतलब प्रॉब्लम है हमारे सामने, ये हमें हमारे पास जो डिपेंडेंसी है कि हमारा कोई अपना खुद का व्हीकल नहीं है, तो हम यहाँ पे किसी के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं कि हाँ वो मुझे वहां लेकर जाएगा तभी मुझे ये मतलब मैं कर पाऊंगी ये। ठीक है, लॉस ऑफ इंडिपेंडेंस कैन अफेक्ट द हेल्थ ऑफ द elderly एज दे मेक देम इमोबाइल, जिसके कारण वो इमोबाइल हो जाता है, एक जगह का रहकर वहीं पे पड़ा रहता है, जिसके कारण वो अगर किसी को बोलेगा तभी वो उसको छोड़ के आएगा, ट्रांसपोर्ट करेगा, अदरवाइज वो उनके पास कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, कोई साधन नहीं है जिसके जरिए वो आगे जा सके, किसी के घर जा सके, या फिर कोई किसी के साथ रिलेशन कायम कर सके, कोई किसी से बात कर सके। तो ये सब चीजें उनकी जो है वो निकल जाती है। इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर देम टू गो एंड बाय एसेंशियल थिंग्स। बहुत जरूरती चीजें होती है जो मार्केट से लेके आने वाली होती हैं, तो वहां पे भी इन चीजों की हमें जो प्रॉब्लम है वो आती है। तो एल्डरली में जो हाउसिंग है ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। द एल्डरली शुड हैव अ हाउस, उनके पास एक घर जरूर होना चाहिए। ठीक है, वो भी सेफ होना चाहिए, शुड नॉट हैव एनी स्ट्रक्चर्ड एफिशिएंसी। उनमें कोई जैसे घर की जैसे इमारत हमारी बनी है उसमें कोई स्ट्रक्चर्ड एफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए कि कहीं से वो टूटने वाली है, कहीं पे वो गिर ना जाए हमारे ऊपर, है ना। तो ये सब प्रॉब्लम्स नहीं होना चाहिए। ग्राउंड फ्लोर पे जो है उनका लिविंग रूम होना चाहिए, किचन की फैसिलिटी हो गई, एंड फैसिलिटी ऑफ लेबोरेटरी एंड वॉश बेसिन, ये सब किचन वॉशरूम हो गया, ये सब भी जो है इनके ग्राउंड फ्लोर में हम उनको देने चाहिए हमें। एंड द हाउस शुड नॉट बी टू लार्ज, घर ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। शुड नॉट बी टू कोल्ड एज द elderly फील कोल्डर देन द यंगर adults। जैसे कि हमें पता है कि हमारी बॉडी है एक मशीनरी की तरह काम करती है, जैसे जैसे बॉडी में सिस्टम है तो आगे जाके इनको भी प्रॉब्लम आती है। हर एक चीज की एक वैलिडिटी होती है। जो सिस्टम आज हमारी बॉडी में एक्टिव है तो इसने कभी ना कभी तो डैमेज होना ही है, खत्म होना ही है। तो अगर हम ओल्ड एज में जाते हैं तो हमें बहुत वीकनेस फील होती है, हमें ठंड लगती है। ठीक है, तो वो जो घर है वो भी इतना ठंडा नहीं होना चाहिए कि हमारी बॉडी इसको सहन ना कर पाए। जो फर्श है वो स्लिपरी नहीं होनी चाहिए, हमें नहीं चलने में प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, एडिक्वेट लाइटिंग, लाइटिंग होनी चाहिए घर में प्रॉपर, ये ना हो अंधेरा हो। ठीक है, और गिर जाए वो, ये भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लॉनलीनेस, ये एक सोशल प्रॉब्लम है आज के टाइम पे, ये जो पैथेटिक होती जा रही है, ये एक पैथेटिक स्टेज है हमारी ओल्ड एज की। तो घर में जैसे एक बात करने वाला हमारे पास कोई नहीं है, जैसे लॉस ऑफ हस्बैंड या फिर लॉस ऑफ वाइफ, तो भी हस्बैंड नहीं जी सकता, जब वाइफ नहीं जी सकती, डिपार्चर ऑफ चिल्ड्रन, बच्चे नहीं है हमारे पास, एब्सेंस ऑफ हॉबीज, कोई हॉबीज नहीं है, कोई मतलब बातें करने वाला नहीं है, कोई हमारी बॉडी की फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रही है। तो ये सब जो फैक्टर हैं ये कंट्रीब्यूट करते हैं लॉनलीनेस में। टू ओवरकम दिस द एल्डरली मस्ट बी एनकरेज टू टेक पार्ट इन हाउस होल्ड एक्टिविटीज। ये सब चीजें ना हो तो घर में बहुत छोटे छोटे काम होते हैं, लाइक जैसे गार्डनिंग हो गई, या प्लांट्स को पानी देना, या फिर कोई हमारे पास पेट है उसके साथ खेल लेना, या फिर उसको घुमा के लेके आना। तो ये जो छोटी छोटी सोशल एक्टिविटीज होती हैं तो इन ओल्ड एज बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं, जिसके कारण हमारी जो बॉडी है वो सरवाइव करती रहती है, वो चलती फिरती रहती है, जिसके कारण हमें प्रॉब्लम्स नहीं आती।
सोशल अब्यूज हैं बहुत से, लाइक किसी घर में कोई लड़ाई है या झगड़ा है, इट कैन टेक मैनी फॉर्म्स, जिसके कारण हमें मतलब बहुत सी प्रॉब्लम्स का जो है यहाँ पे सामना करना पड़ता है। कोई हमें फिजिकल इंजरी हो गई या साइकोलॉजिकली अब्यूज हो गई, ठीक है, या फिर कोई इंसल्ट कर रहा है हमारी, या थ्रेट दे रहा है हमें कोई, ठीक है, कोई बोल रहा है, कोई झगड़ रहा है, या फिर कोई गाली हो गया, तो कुछ ऐसी तरीके की चीज है जो हमें एल्डरली बहुत इफेक्ट करती हैं अगर इन चीजों का सामना इस एज में आके हमें करना पड़े। ऑफन सेवरल और ऑल दीज फॉर्म्स में बी प्रेजेंट, तो ये सब चीजें यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। सेक्सुअल असॉल्ट है, कोई रेप का कोई विक्टिम या कोई ऐसा प्रॉब्लम हो जाए हम पे कि हाँ जी, तो यहाँ पे ये चीजें नहीं होनी चाहिए। तो ये चीज़ों का ध्यान रखना है हमें। हेल्थ केयर ऑफ द एल्डरली, हमारी जो ओल्ड एज पर्सन है, हमारे बुजुर्ग हैं, हमने देखा है कि जो जैसे जैसे हम ओल्ड होते जाते हैं तो हमें बहुत ही हेल्थ प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो ये या तो हमें हेल्थ प्रॉब्लम पीछे से चलती आ रही होती है, जिनका हम पूरे मतलब जब हम हमारा बॉडी है यंग एज में रहती तब हम उसका सामना नहीं करते उस टाइम, और धीरे धीरे चलते चलते ये रोग इतने बड़े हो जाते हैं कि आगे जाके हमारी लाइफ में ऑब्स्टेकल बन जाती है इतना बड़ा। तो इन चीज़ों से बचने के लिए हमारा जो लाइफ शेड्यूल है, जो हमारा मतलब हेल्थ का शेड्यूल है, फूड शेड्यूल है, हमारा न्यूट्रिशन शेड्यूल है, ये पहले से ही लागू होना चाहिए। तो एल्डरली शुड हैव ट्रीटेड रिस्पेक्टफुली, उनके साथ बहुत रिस्पेक्ट के साथ हमें पेश आना चाहिए। एल्डरली पर्सन शुड बी हेल्प टू एक्चुअलाइज हिज और हिज पोटेंशियल टू फंक्शनल फुली, so that he or she can remain active and continue to be productive member of the society। हर एक चीज में हमें पार्टिसिपेट करते रहना चाहिए, चाहे हम ओल्ड एज में भी हैं, ठीक है, हमें अपनी बॉडी को एक्सरसाइज देनी चाहिए, ठीक है, हमें अपनी बॉडी को न्यूट्रिशियल फूड देना चाहिए, जिसके कारण हम बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं। प्रमोशन ऑफ द हेल्थ ऑफ द एल्डरली, हेल्थ एंड वेलनेस शुड बी गोल ऑफ द ओल्डर पर्सन। हमारी हेल्थ अच्छी है, ठीक है, ये हमारा सबसे बड़ा गोल होना चाहिए ओल्ड एज में, बिकॉज हमने और तो कुछ नहीं करना होता, ना तो हमने उस टाइम पे कमाना है ना कुछ। तो हेल्थ यहाँ पे जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हेल्थ प्रमोशन इज अ पॉसिबल थ्रू एस्टेब्लिशिंग हेल्थी लाइफस्टाइल। अगर हमारा हेल्थी लाइफस्टाइल होगा तो भी हमारी जो हेल्थ प्रमोशन है वो हो पाएगी। तो इसके लिए हमें बहुत सफिशिएंट न्यूट्रिशन फूड, ठीक है, रिक्रिएशन, हमारा मनोरंजन होना चाहिए किसी तरीके से, हमारा जो ब्रेन है वो चलता रहना चाहिए, स्लीप, हमें प्रॉपर नींद आनी चाहिए, एक्सरसाइज एक्सरसाइज करनी चाहिए, हमें स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, सोशल रिलेशनशिप, तो हमें कम्युनिटी में कैसे किसी के साथ बात करनी है, कैसे किसी के साथ रहना है, ये सभी चीजें हैं यहाँ पे होनी चाहिए। स्ट्रेस जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब हम ओल्ड एज में होते हैं, तो स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। तो अभी हम इसको वन बाय वन यहाँ पे डिस्कस करते हैं। न्यूट्रिशियस फूड है जो हमारा, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जो फूड है, दिस इज द बेसिक नेसेसिटी ऑफ द लाइफ, द elderly needs the same type of nutrient, but the caloric requirement is less due to physiological and psychological factors। हमें खाना तो सेम ही होता है हमारा, बट हमारी ये बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है कि वो कम कैलोरी है वहां उस टाइम पे लेनी स्टार्ट होने कर देती है। अगर हमारी बॉडी को कैलोरी कम चाहिए, और एक पर्सन तो वो हो गया जिसको खाना तक नहीं नसीब होता, तो कैलोरीज कहाँ पे मिलेंगी? एक तो हमारी बॉडी फिजियोलॉजिकली अगर हम बात करें, वो कैलोरीज जो है उसको लेना ज्यादा मतलब नहीं वो डाइजेस्ट कर पाती, तो कैलोरीज भी बॉडी ने कम लेनी है, और अगर उसको वही कैलोरीज मतलब नहीं मिलेगी उस फूड के हिसाब से, तो वहां पे जो है प्रॉब्लम हो जाएगी। इन द एल्डरली ड्यू टू डिक्रीज इन द डाइजेस्टिव एंड absorpting फंक्शनिंग, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 एंड डिक्रीज कैल्शियम एब्जॉर्प्शन कैन अकर। हमारी बॉडी में विटामिन B12 है जिसकी कमी हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि खाना भी एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, अगर हम न्यूट्रिशियस फूड नहीं ले रही हैं, तो कैल्शियम की जो है एब्जॉर्प्शन है वो भी हमारी कम हो जाएगी। दिस में आल्सो हैव सिम्टम्स सच एज हार्ट बर्न, गैस, अब्डोमिनल डिस्टेंशन। हमारे अब्डोमिन में बहुत सी प्रॉब्लम आ जाएंगी, हार्ट बर्न, ठीक है, दिल में बहुत सी प्रॉब्लम आएगी, गैस की प्रॉब्लम आएगी।
तो मिल्क 1-2 कप इंक्लूडिंग कर्ड, हमें 1-2 कप जो है मिल्क का वो लेना चाहिए, कर्ड जरूर लेना चाहिए, बटर मिल्क है जो वो जरूर लेना चाहिए। वेजिटेबल में डार्क ग्रीनी वेजिटेबल्स हमें जरूर खाने चाहिए, येलो वेजिटेबल्स फॉर विटामिन ए, कैरेट हो गया, जस्ट स्वीट पोटैटो हो गया, ये हमें अपनी डाइट में जरूर लेना चाहिए। फूड विद एडिक्वेट फाइबर सच एज फ्रूट, वेजिटेबल, सेरल्स, दालें जरूर खानी चाहिए। विटामिन सी है जो लाइक जैसे सिट्रस फूड हो गए, खट्टे फल हो गए, टमाटो हो गया, कैबेज हो गया, पोटैटो, कॉलीफ्लावर, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ये हमें जरूर जो है इसकी अमाउंट अपनी बॉडी में लेनी चाहिए ताकि जो हमारी बॉडी में विटामिन सी है उसकी कमी ना हो जाए। आयरन रिच फूड खाना चाहिए हमें, एग हो गया या कुक्ड लेग्यूम्स हो गई फैमिली, ठीक है, तो ये सब चीजें हैं जो हमें, छोले वगैरह हो गए लेने खाने चाहिए, ब्लैक चने हो गए, सेरल्स, ब्रेड, चपाती, ठीक है, खाना रोटी जरूर खानी चाहिए हमें, ठीक है, ये जरूरी है। अनसैचुरेटेड फैट है लाइक ऑयल हो गया, ये हमें लेना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल हैवी जैसे फास्ट फूड हो गई, इन चीजों से बचना है हमें। जो घी होते हैं, जो मतलब मैन्युफैक्चरिंग होते हैं, वो नहीं लेने चाहिए, ठीक है, हमें ज्यादा शुगर नहीं लेना है, ठीक है, और अवॉइड टू मच सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड नमक ज्यादा मात्रा में नहीं लेना है, ठीक है, अल्कोहल हमें नहीं यूज करना है। डाइट शुड सेटिस्फाई द पर्सन, ये जो डाइट अगर हम दी हुई है हम यहाँ पे, तो अगर हम लेते हैं सही अमाउंट में तो हमें बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम है जिससे हम ओवरकम कर सकते हैं। दे शुड बी रिमेन हंग्री, वेट है जो वो हमें मेंटेन करके रखना है, ठीक है, तो एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक्सरसाइज इज बेनिफिशियल अक्रॉस द होल लाइफ स्पैन, जो भी हमारी जिंदगी है उसमें जो एक्सरसाइज है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक्सरसाइज लोअर करता है हमारे ब्लड प्रेशर को, ब्लड शुगर को, ब्लड में अगर कोलेस्ट्रॉल है उसको भी कम करता है, बोन है उसको मतलब अच्छे से जो है स्ट्रॉन्ग करता है, एंड डिक्रीज बॉडी फैट, बॉडी के फैट को कम करता है, बॉडी वेट को मेंटेन करके रखती है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज इंक्रीज कार्डिक आउटपुट, जो हमारे हार्ट का जो पंप का सिस्टम है, ब्लड को इधर से उधर भेजना, उसकी आउटपुट, पल्मोनरी फंक्शन हमारी बॉडी के, अडेप्टेशन टू टेम्परेचर, अगर हम गर्म में हैं या ठंडे इलाके में हैं कहीं पे जा रहे हैं तो इस हिसाब से हमारी जो बॉडी है वो आराम से डाइजेस्ट कर लेती है हर एक चीज को, तो यहाँ पे ये बहुत जरूरी है। मसल्स हो गए, जॉइंट्स हो गया, इनकी फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज करती है एक्सरसाइज। एल्डरली मस्ट डू एक्सरसाइज, उनको जरूर करनी चाहिए। स्लो वॉकिंग जरूरी है डेली, ठीक है, हाफ आवर 1 आवर। कार्डियक पेशेंट और पीपल रिकवरिंग फ्रॉम इलनेस, अगर हम एक्सरसाइज करते हैं, अगर हमें कार्डियक की कोई दिल का पेशेंट है या कोई प्रॉब्लम है, धीरे धीरे चलते हैं तो हम बहुत हद तक यहाँ पे इसके ऊपर ओवरकम कर लेते हैं। However, tiring exercise should not taken by the early other exercises for the elderly may be like golf, badminton, tennis, table tennis. हमें पता है कि हम इतनी एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं ओल्ड एज में आकर, तो यहाँ पे हम बैडमिंटन हो गया, टेबल टेनिस हो गया, तो इन सब चीजों के थ्रू अपनी बॉडी को फिट रख सकते हैं। स्लीपिंग बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो जो स्लीप है ये जरूरी है रेस्ट के लिए, तो हमें रात का जो बॉडी का हमारा स्लीपिंग टाइम है वो तो है, हमें 7-8 घंटे की नींद जरूरी है, बट दिन में भी हमें ये जरूरी हो जाता है जैसे जैसे हमारी एज फैक्टर बढ़ता है, हम ओल्ड एज में आते हैं तो यहाँ पे भी ये प्रॉब्लम है। बट इन केस ऑफ ओल्डर जो हमारा स्लीपिंग का टाइम वो ऑटोमेटिकली बहुत कम हो जाता है, बट हमें अपने माइंड को रिलैक्स रखने के लिए जो नींद है ये बहुत जरूरी है। एल्डरली पर्सन शुड हैव अ नॉइज फ्री एनवायरनमेंट, बहुत ज्यादा आवाज वहां पे नहीं होनी चाहिए, वार्म बेड, ठीक है, ये मतलब बहुत बड़ा कोई म्यूजिक ऐसा वहां पे सीन नहीं होना चाहिए। द एल्डरली आल्सो नीड अ शॉर्ट नैप ड्यूरिंग द डे टाइम, जरूरी है 30-60 मिनट, 1 घंटा रेस्ट कर लिया, 2 घंटा कर लिया, हाफ आवर कर लिया, ये भी जरूरी है। इट गिव्स द एनर्जी टू डू द फंक्शन, हमें अगर दिन में हम थोड़ा टाइम सोते हैं तो वहां पे हमारी बॉडी को ये एनर्जी देता है, ठीक है, तो यहाँ पे ये सब चीजें जरूरी है। रिक्रिएशन एंड लेजर, अगर हम फ्री हैं तो
रिक्रिएशन ज़रूरी है, ये एक टॉनिक है हमारी हेल्दी लाइफ का। तो इसमें हम किसी से बात कर सकते हैं, कुछ अपना ऐसा सिस्टम जनरेट कर सकते हैं, जैसे हमने प्लांटिंग को पानी दे दिया, डॉगी को घुमा लिया, या फिर कुछ बना लिया, ठीक है? या फिर कुछ भी हम राइट करते हैं, अगर हमें राइट करने की आदत है, हम कोई पोएम्स राइट करते हैं या फिर हम न्यूज़पेपर रीड करते हैं, तो इसके साथ हम ये जो अपना टाइम है लेज़र वाला, ये भी स्पेंड कर सकते हैं अच्छे से फैमिली के साथ, बच्चों के साथ हम रह सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं फ्रेंड्स के साथ, पार्टिसिपेटिंग कर सकते हैं हॉबीज में। अगर एक स्ट्रीट में 5-7 पर्सन है इकट्ठे मिलके, तो वहां पे वो जो है एक ग्रुप बनाकर खेल भी सकते हैं, बातें भी कर सकते हैं, कार्ड्स खेल सकते हैं, प्लेइंग कार्ड्स, बैडमिंटन, सोशल वर्क हो गया, ठीक है? या फिर कुछ ऐसे चैरिटी वाले वर्क हम कर सकते हैं इस टाइम पे। कोई रिलीजियस एक्टिविटीज हो गया, पाठ कर सकते हैं हम, टीवी देख सकते हैं, रीडिंग कर सकते हैं, राइटिंग कर सकते हैं, बच्चों को समझा सकते हैं, गुड हैबिट्स है उनका जो है बच्चों के अंदर हम ये चीजें डाल सकते हैं, बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं। स्ट्रेस कंट्रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट because this is an array of stress today. So the family as a whole faces many type of challenges and stresses, and stress upsets the steady state of the individual. ये हमारे ब्रेन को डिस्ट्रैक्ट करता है, ठीक है? ड्यू टू द इम्बैलेंस, हमारी बॉडी में इम्बैलेंस है कि मैं वो करना चाहती थी, ये हो गया, और ये स्ट्रेस है जिसके कारण हम लाइफ में एक बार तो फेल हो जाते हैं टू अडॉप्ट टू द सोल्यूशन। तो यहाँ पे जरूरी है कि हम स्ट्रेस पे कंट्रोल कर लें, ओवरकम कर लें, ताकि हम इन सब चीजों से बच सकते हैं। तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट जो हमारा ये टॉपिक है यहाँ पे रिकवर होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम आपको नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।